नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम JCERT प्रोजेक्ट रेल 29 जून को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 10 के सोशल साइंस पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखने जा रहे हैं। इस बार वीकली टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 16। 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव जो कि 2-2 अंक का रहेगा, 6 सब्जेक्टिव जिनमें से 2 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2-2 अंक का, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 3-3 अंक का, और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो कि 5-5 अंक का रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 16 प्रश्नों आपको देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग 16 VBI क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और यही सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस बार फुल मार्क्स रहेगा आपका 40, समय मिलेगा आपको 90 मिनट का। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन है मनुष्य, पशु, वनस्पति जात, चट्टानें। देखिए, जैव संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, यानी कि जो जीवित होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य है, पशु है, वनस्पति जात, ये तीनों जो है आपके जैव संसाधन है। बट जो चट्टानें हैं ये आपका जैव संसाधन नहीं है, ये अजैव है, क्योंकि ये निर्जीव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी चट्टान है, ये अजैव संसाधन है। ठीक है, ये जैव नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरण, निम्न में से कौन नवीकरण संसाधन। ऑप्शन है चट्टान, खनिज, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जिनकी पूर्ति हो जाती है दोबारा। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। जैसे कि सौर ऊर्जा, इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर से उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। जैसे कि वन हो गया, वन को अगर हम काट देते हैं, ठीक है, तो फिर से वन तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका जल हो गया, ये सब हो गया आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो यहाँ पर चट्टान है, खनिज है, सौर ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा, खादर, रेगर, बांगर। देखिए, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, याद रखना, रेगर। रेगर के नाम से जाना जाता है, रेगर। देखिए, इन मृदाओं का रंग काला तो होता है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रेगर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट जो सवाल है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। देखिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिन्हें बांगर कहा जाता है, और नया जलोढ़ जिन्हें खादर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, खादर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। लाल मिट्टी, काली, लेटराइट मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लाल मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। 4, 3, 5 या 2। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया था। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। संसदीय, एकात्मक, एकपक्षीय, इनमें से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है,
याद रखना संसदीय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 19%, 29%, 17% या 18%? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदार, बलूत, ओक या अशोक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बलूत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बलूत सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 10 ऑब्जेक्टिव। एग्जाम पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं 5 और एक्स्ट्रा आप लोगों को एमसीक्यू बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? याद रखना 1832 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1832। नेक्स्ट सवाल है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? मारियान, जर्मेनिया, भारत माता या इनमें से कोई नहीं? किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन में है मारियान, जर्मेनिया, भारत माता, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा मारियान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ऑप्शन है रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी में है जर्मनी। इंग्लैंड और किन के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो स्कॉटलैंड के बीच। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में है ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा और ऑप्शन डी में है म्यूनिक। तो सही आंसर हो जाएगा प्रसा। ठीक है, प्रसा आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रसा के चांसलर थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, ऑप्शन डी में है सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल है सब्जेक्टिव का कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से देना है। उत्तर आपको लिखना है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे। यही होता है सतत पोषणीय विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, बहुत ही आसान है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। इसको आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन जो नवीकरण हो जाता है, जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इस संसाधन का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। ठीक है, मतलब दोबारा इसकी पुनःपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण जैसे कि जल हो गया, पेड़ पौधे हो गया, हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिर से इसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। चलिए अब लिखते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन का जो पहला पॉइंट है कि इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ये अगर एक बार समाप्त हो जाता है तो फिर इसकी पूर्ति
होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, इस संसाधनों का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण जैसे कि खनिज संसाधन हो गया, कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, जिसकी जितनी मात्रा में है, पृथ्वी पर जितनी मात्रा में है, अगर एक बार समाप्त हो जाता है फिर दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, ये अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथ ही साथ टेलीग्राम में आपको जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है और जैव संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि जो जीवित होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि पशु हो गया, मनुष्य हो गया, मत्स्य हो गया, वनस्पति जात हो गया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि निरी जातिया से आप क्या समझते हैं। निरी जातिया से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नेक्स्ट सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस में अनेक विजय प्राप्त की गई थी। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण आपको लिखना है मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। दूसरा कारण आपको लिखना है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा आपको लिखना है समाजवाद का प्रसार। चौथा लिखना है लुई फिलिप की नीति। लुई फिलिप की नीति, ये आपको 4 कारण लिखना है। फिर नीचे आपको लिख देना है कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। लुई फिलिप के निरंकुशवाद से वहाँ मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, फिर इसको दोबारा भी आप लोग दोबारा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको याद कर लेना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था सोशल साइंस पेपर के लिए एक मॉडल सेट। इसी तरह का और भी एक मॉडल सेट इस चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।